So, hello everyone. My name is Devansh Vashist. I'm studying in Triple IT Sri City. I'm doing my BTech in Computer Science. The topic we're going to start is alternating current. अब हमें क्या पता है कि हमारे पास दो टाइप के करंट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट पहले हम डिस्कस कर लेंगे। डायरेक्ट करंट क्या है? समझ लो ये मेरा करंट है, हमने एक ग्राफ बनाया टाइम के साथ। तो जो मेरा डायरेक्ट करंट होगा ना, उसका क्या है कि वो एक तो कांस्टेंट होगा और टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा मेरा। यही अगर मैं ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करता हूँ तो मेरा ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है उसकी जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है वो टाइम के साथ हमारी चेंज होती रहती है। ये देखो, ये होता है मेरा ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट है जिस करंट की डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होती है। डीसी करंट डू नॉट चेंज विद टाइम, ये अपन ने डिस्कस किया अभी। एक और चीज जो अपना ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि हम हमारे पास जो घर पे चलते अप्लायंसेज होते हैं उसमें क्या है कि कोई अप्लायंस को ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, किसी को कम चाहिए, कम वोल्टेज चाहिए। तो हमारा क्या है कि जो ऑल्टरनेटिव करंट है वो ज्यादा फायदेमंद रहता है डीसी करंट से, क्योंकि समझ लो मेरे को हमको ज्यादा करंट मिल रहा था और हमने किसी कम पावर वाले को, जिसको कम पावर चाहिए, उसको ज्यादा करंट दे दिया तो वो डिवाइस खराब हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या प्रेफर करते हैं कि जो हमारे घर पे भी आता है वो कौन सा करंट होता है? एसी करंट होता है। ठीक है। हाँ, और एसी करंट का एक और फायदा होता है कि ये हम लोग इकोनॉमिकली लॉन्ग डिस्टेंस में वो कर सकते हैं। ये बात याद रखिए। तो अपना पहला टॉपिक है कि हमने क्या किया, हमने एक एसी वोल्टेज मतलब V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, इसको हमने एक रेजिस्टर के उसमें लगा दिया सर्किट के साथ। ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये देखो, ये अपना रेजिस्टर है, ये अपनी एसी वोल्टेज। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने यहाँ पे एसी वोल्टेज पास करी। अब हमें किरचॉफ लॉ से पता है कि जो हमारा टोटल वोल्टेज होगा अबाउट अ सर्किट हमारा जीरो होगा। तो यहाँ पे एक तो ये रहा और एक इसकी वजह से जो डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे अपना क्या होगा? ई माइनस आई आर। आई क्या होगा? मेरा करंट इज इक्वल टू जीरो। और ई मेरा क्या है? अपन को ई ऊपर क्या दिया था? वी एम साइन ओमेगा टी। यही है अपन को एसी, यही दिया था वोल्टेज। तो वी एम इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से जो मेरी करंट की वैल्यू आएगी, जो मेरा एक ऑल्टरनेटिंग करंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? वी एम बाय आर साइन ओमेगा टी। यहाँ से मैं क्या नोटिस कर पा रहा हूँ कि जो मेरे पास करंट है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ये देखो साइन का ग्राफ है। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएगा अपन वो भी सीख लेते हैं। फिर समझ लो मैंने जब टी इज इक्वल टू जीरो होगा तो साइन जीरो हो जाएगा। तो साइन जीरो क्या हुआ? जीरो। और जब मेरी यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई टू होगी तो वीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी? वीएम बाय आर हो जाएगी, आई की वैल्यू। तो मतलब जो मेरा मैक्सिमम करंट हो सकता है आई एम, आई इज इक्वल टू आई एम, जो हम लोग देखेंगे उसकी वैल्यू होगी वी एम बाय आर। समझो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ ऐसे बने। और जो मेरा ये है, ये क्या है? मेरा आई एम। आई एम क्या है? मैक्सिमम करंट कितना हमको आ सकता है। और उसकी वैल्यू क्या है? वी एम, जो मेरा मैक्सिमम वोल्टेज आ रहा है, डिवाइडेड बाय। इतना समझ पड़ा सबको? एकदम इजी था ये क्या है? अपना साइन का ग्राफ। साइन की वैल्यू अपनी कहाँ से? माइनस वन टू वन होती है। तो आई की वैल्यू कहाँ से होगी? माइनस वी एम बाय आर। आई की वैल्यू जो होगी वो होगी अपनी माइनस वी एम बाय आर से लेके वी एम बाय आर। इतना समझ पड़ा सबको? ये अपना केस किसका है? जब हमने एक ऑल्टरनेटिव वोल्टेज लगाई है तो रेजिस्टर। ये देखो यहाँ पे भी यही लिखा है, वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू वी एम बाय आर साइन ओमेगा। ये देखो जो अपना करंट का एम्पलीट्यूड है आई एम, जो मैंने तुम्हें बताया, उसकी वैल्यू क्या है? ये वी एम बाय आर। अब ये देखो अपने पास क्या था? करंट अपने पास आया है वी एम बाय आर साइन ओमेगा टी, और अपने पास वोल्टेज क्या थी? वी एम साइन ओमेगा टी। क्या देख रहे हो कि जो मेरा करंट है उसका जो एम्पलीट्यूड है, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, वो जो हमारा ऑल्टरनेटिव वोल्टेज था उसका एम्पलीट्यूड से कम है, क्योंकि यहाँ पे वी एम बाय आर है, यहाँ पे वी एम है। जब हम लोग यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ दिया है इसमें जो इसकी पीक है, करंट वाले उसकी पीक, वो जो है वो मेरी छोटी है मेरे वोल्टेज वाले की पीक से।
दिख रहा है सबको ये? यही आपको बताया गया। आर इज कांस्टेंट, वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, और आई की वैल्यू अपने से आ गई यहाँ से ई एम वी एम बाय आर। तो वोल्टेज अक्रॉस अ प्योर रेजिस्टर, नोट इन पर्टिकुलर दैट यही हमने सबको समझाया है तुमको। हाँ, एक और चीज अपन को डिस्कस करनी है इसमें कि जो मेरे पास करंट आ रहा है वो क्या आ रहा था, ये आ रहा है अपने पास, ठीक है। अब अगर हमको समझ लो किसी ने बोल दिया कि एवरेज करंट कितना होगा, तो अगर मैं देखो एवरेज करंट, तो ये देखो जो हमारा ग्राफ आ रहा था इस हिसाब से ये जितना ऊपर जा रहा है उतने नीचे भी आ रहा है एक टाइम पीरियड में, तो इसका जो एवरेज होगा वो कितना होगा, जीरो, क्योंकि जितना ये ऊपर है उतना ये नीचे भी आ रहा है, तो इसमें एवरेज करंट क्या आ रहा है अपना, जीरो। तो अगर हमारा एवरेज करंट जीरो आ रहा है तो हमको एक चीज दिमाग में आती है कि अगर मेरा एवरेज करंट जीरो आ रहा है तो मेरा पावर भी जीरो ही होगा, एवरेज पावर। बट ऐसा नहीं है, जब मैं पावर का फॉर्मूला अपन को क्या पता है, V इंटू आई। अब V क्या है मेरा, V है मेरा वी एम साइन ओमेगा टी, और मेरा करंट क्या है, वी एम बाय आर साइन ओमेगा टी। यहाँ से मेरे पास जो मेरा वो आ रहा है वो क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी के फॉर्म में आ रहा है, पावर की हो। तो जब मैं एवरेज लूंगा तब देखो, जब मेरा साइन स्क्वायर का ग्राफ बना रहा हूँ, मेरा साइन स्क्वायर का ग्राफ, देखो जब मैंने साइन का ग्राफ बनाया था तो वो बना था ऐसे। ये जब मैं साइन स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा साइन स्क्वायर का ग्राफ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब मेरा जो पावर आएगी, वो जो एवरेज पावर होगी वो कभी भी जीरो नहीं होगी। इतना समझ पड़ा सबको? The fact that the average current is zero, however, does not mean that the average power consumed is zero. यही समझाया मैंने तुमको भी। अब अपने पास पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, आई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर। इतना समझ पड़ा सबको? अब यहाँ से मेरे को क्या है कि जब मैं इसका एवरेज लूंगा, एवरेज पावर निकालनी है मेरे को, तो मेरा आई और ये सब तो कांस्टेंट ही है, तो ये सब तो बाहर आ जाएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज लूंगा मैं। अब जब मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज लूंगा तो मेरे को पता है कि जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है उसका एवरेज जो होता है वो होता है मेरा 1/2, ठीक है। तो जो मेरे पास एवरेज पावर आ रही है वो कितनी आ रही है, आई एम स्क्वायर इंटू आर बाई टू। अब मेरे को क्या पता है कि जब मैं डीसी में लिखता था तो डीसी में लिखता था एवरेज, या मैं पावर क्या लिखता था, पावर लिखता था आई स्क्वायर इंटू आर। और इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ, आई एम स्क्वायर आर बाई टू। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सेम फॉर्म में लिखूं जैसे मैं डीसी में लिखता था, तो मैं यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजी निकालूंगा, इसको हम लोग कहते हैं आई आर एम एस। हम लोग क्या कह रहे हैं कि मेरे को इस फॉर्म में लिखना है, तो अब मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा ये है, देखो ना यहाँ पे डिवाइडेड बाई टू आ रहा है, तो मेरे को चाहिए कि ये वाला फॉर्म ना है, ये सारा जो मिलके एक आई बन जाए। तो मैं यही आई को कहता हूँ आई आर एम। आई आर एम एस जो होता है, आई आर एम एस का जो स्क्वायर होता है इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ से मेरे पास आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आ रही है, आई एम बाय रूट टू। कितना समझ पड़ा सबको? इजी रहे? ये देखो, ये यहाँ पे दिया गया है। हमने यहाँ पे एवरेज पावर निकाली, आई एम स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकालेंगे। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना है, 1/2। तो यहाँ से एवरेज पावर कितनी आ गई, आई एम स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई टू। अब ये देखो, टू एक्सप्रेस द एसी पावर इन सेम फॉर्म एज डीसी पावर, हमको इस फॉर्म में हमको अगर वो करना है, तो हमने एक स्पेशल वैल्यू ऑफ करंट निकाल ली, दैट इज डिनोटेड बाई आई आर एम। और हम लोग क्या लिखते हैं कि अब हम लोग को अगर पावर लिखनी है तो मैं पावर का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, आई आर एम एस का स्क्वायर, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। देखो सेम डीसी वाले फॉर्म में आ गया। डीसी में क्या होता था, आई स्क्वायर इंटू आर, और ये एसी में क्या आ गया, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। इतना पड़ा सबको? अब देखो ये जो करते हैं इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये वाला याद रख लेना कि आई आर एम एस इक्वल टू आई एम बाई रूट टू। इसको ये वाला मत याद रखना, ज्यादा तुमको ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें तुम्हें ये 0.707 जूल्स हुआ, ठीक है। इतना समझ पड़ा सबको? ये देखो मैंने यहीं पे वो निकाल के बताया, आई एम बाई रूट टू आ जाता है। ये जो है ना गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। हाँ, गिव द रिलेशन बिटवीन एसी करंट एंड एसी वोल्टेज एंड इज सिमिलर टू दैट ऑफ डीसी, ठीक है। हाँ, और जब से हमको क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि हमें चलते हैं बोलते हैं ना कि मेरे को समझ लो दिया है कि मेरी जो वोल्टेज है
हमको दिया कि घर पे हमारी 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ठीक है। तो अब हमको क्या दिया जाता है कि जो ये 220 वोल्ट अपन को दिया गया है कि हमारे घर पे 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ये जो एक सप्लाई है ये हमको हमको वीआरएमएस दिया जाता है। इसका मतलब वीएम नहीं होता है, इसका मतलब होता है वीआरएमएस, ठीक है। और इससे हम लोग वीएम निकाल सकते हैं कैसे? Vm/√2 इज इक्वल टू वीआरएमएस। तो अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं, आप एग्जांपल से समझेंगे। A light bulb is rated at 100 watt for a 220 watt supply. Find the resistance of the bulb. ठीक है, अपन को रेजिस्टेंस निकालना है, पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स एंड द आरएमएस करंट सोर्स। अब अपन को पता है कि अपन को इनने दे दिया है पावर दी 100 वाट। अपन को यहाँ पे आरएमएस की वैल्यू दे दी है वीआरएमएस की 220 वोल्ट। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? अपन को पता है पावर इज इक्वल टू V²/R। तो यहाँ से V² की वैल्यू कितनी है? 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 484 ओम। इतना समझ पड़ा सबको? अब यहाँ पे अपन देखते हैं पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स Vm इज इक्वल टू √2 इंटू वी। अपन को यहाँ पे दिया गया, अपन को फॉर्मूला पता है, अपन ने अभी अभी निकाला था। तो यहाँ से वीआरएमएस की वैल्यू पुट करेंगे अपन। वीआरएमएस वैल्यू कितनी है अपनी? √2 इंटू वीआरएमएस 220। तो यहाँ से जो अपने पास वोल्टेज आ जाएगी वो आ जाएगी 311। इतने समझ पड़ा सब? इजी था एकदम। अब मेरे को पूछा गया फाइंड द आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब। तो मेरे को क्या निकालना है? आरएमएस करंट निकालना है। अब मेरे पास पावर है, पावर इज इक्वल टू आई वी, पता है अपन को, ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से मैं करंट की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं? करंट क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 220। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा? यहाँ से अपने पास आएगा 0.45 एम। ये जो है ये अपना आई आर एम एस है, ये अपना आई एम या फिर मेरा पीक करंट नहीं होता। ये जो हमको आया है ना, ये अपने साथ है आर एम एस का। इतना समझ पड़ा सबको? यही समझाया गया है। अब ये देखो, हमारे पास क्या है कि हमको एक फॉर्म, हमारे पास v की वैल्यू क्या होती है? Vm साइन ओमेगा टी। अब मैं देखूंगा तो जब मैं चलते हैं, ये देखो, जो मेरी साइन की वैल्यू है स्टार्टिंग में कितनी होती है? 0। उसके बाद चलो हम इसको ऐसे समझते हैं कि ये एक मैं वेक्टर मान लेता हूँ, ठीक है। ये जो वेक्टर है ये मेरा ओमेगा किससे घूम रहा है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये जो v वेक्टर है ये मेरा t टाइम के कितना घूम चुका होगा? ओमेगा टी घूम चुका होगा। ओमेगा टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ये जो हमको ये वाला टॉपिक हमको ये बताता है कि मेरा v इज इक्वल टू, जब हम लोग यहाँ पे ये हमने ये कैसे बनाया, ये जो अपने बन रहा है, जब हम लोग को समझ लो मेरे को इस पॉइंट पे निकालनी है क्या वैल्यू है, तो इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी? मैं यहाँ पे एक वेक्टर समझ लो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरे पास ये ग्राफ है, ठीक है, और मेरे को किसी ने बोल दिया कि इस पॉइंट पे भाई मेरे को बता कि वोल्टेज कितनी है, ठीक है। ये मेरा v वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं इस टाइम पे जाऊंगा, समझ लो ये टाइम है t1, और मेरे को पता है कि ये मेरा साइन का ग्राफ है। तो मेरे को पता है कि जब ये t1 टाइम में ये जो ओमेगा टी ये वेक्टर है कितना घूम चुका होगा? ओमेगा t1 घूम चुका होगा। तो ये जो स्टार्टिंग में जब ये 0 था, अब ये ओमेगा टी घूम के इतना हो गया, ये इतना घूम गया। और इसका जो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा? मैक्सिमम कितना था? Vm इंटू साइन ऑफ ओमेगा t1। और डायरेक्शन क्या है? ऐसी। कितना घूमा ये? फेज डिफरेंस। ये कितना है अपना फेज डिफरेंस? जो अपना ये है इसको क्या कहेंगे? फेज डिफरेंस। ये फेज डिफरेंस कितना आया? ओमेगा t1। ये ओमेगा से घूम रहा था, t1 टाइम में कितना घूम चुका होगा? ओमेगा t1। इतना समझ पड़ा सबको? ये यहाँ पे बताया गया। ये जो लास्ट का पैरा है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट। ये देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि मेरे पास जब हम लोग एक करते हैं एसी वोल्टेज लगाते हैं रेजिस्टर में, तो मेरा v की वैल्यू आती है Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। और जो मेरी करंट होती है उसकी वैल्यू कितनी आती है? Im साइन ओमेगा टी। तो मैं क्या देख रहा हूँ, जो मेरा यहाँ पे इसका फेज कितना है, ये जो होता है ना ये मेरा फेज है,
तो जी यहाँ पे मेरा फेज है वो आ रहा है ओमेगा टी, और यहाँ पे मेरा ओमेगा टी ही फेज है। तो मेरा जो फेज डिफरेंस होता है, अगर मैं एक एसी वोल्टेज रजिस्टर में लगाऊंगा तो जीरो, मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा ना तो वो दोनों सेम उसके बनेंगे, बट उनका जो पीक होगा वो अलग होगा। ये देखो, मेरा कहने का मतलब क्या है कि समझ लो, ये जो ऊपर वाला ग्राफ है वोल्टेज का, ये T1 टाइम में अपनी पीक वैल्यू दिखाता है। तो वो आई जो का जो ग्राफ है, जो मेरा करंट का ग्राफ है, वो भी पीक वैल्यू जो होगा वो T1 टाइम पे ही दिखाएगा। जो इनका जो फेस है वो डिट्टो सेम। इतना समझ सबको पड़ा? ये देखो, फेज डिफरेंस जो है वो एकदम से ये यहाँ पे दिया गया। अब अपना अगला टॉपिक है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ इंडक्टर। अब हमको क्या पता है कि हमने अभी अभी क्या किया था, हमने रेजिस्टर में लगाया था, अब हमने इंडक्टर में लगा दिया। इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी अपन को पता है कि जो इंडक्टर का काम क्या है कि वो चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। कि अगर करंट बढ़ रहा है या करंट कम हो रहा है तो उसको हम नहीं चाहते हैं ऐसा हो। ठीक है, और किरचॉफ लॉ तो हम लगा ही सकते हैं। तो हमारे पास क्या यहाँ से कंडीशन बनेगी, समझ लो, मैंने यहाँ सिंपल एक डायग्राम बना लेते हैं अपन। मैंने ऐसे एक इंडक्टर लगा दिया। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, v माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये अपन ने पढ़ा था। v माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये मेरा क्या है, ये मेरा कितना वोल्टेज वो हो रहा है, वो एल डी आई बाई डी, v माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी आ गया। इतना समझ पड़ा सबको? तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, v बाय एल इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी। और मेरे को पता है जो मेरा v है वो क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी। अपने पास ये देखो वोल्टेज अपने को यही दिया गया, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो वी एम बाई एल साइन ओमेगा टी आ गया इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी आ गया। अब समझ लो मैं दोनों साइड पे डी टी के साथ इंटीग्रेट कर दूं, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कर दूं, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कर दूं। ठीक है, तो यहाँ से बस क्या आ जाएगा, ये वाला है जो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, तो यहाँ से बस आ जाएगा करंट इज इक्वल टू वी एम बाई एल तो कॉन्स्टेंट ही है मेरा, और साइन ओमेगा टी। अगर समझ लो साइन टी होता तो मेरा क्या होता, साइन टी का होता है मेरा कॉस माइनस कॉस ओमेगा माइनस कॉस टी, बट यहाँ पे साइन ओमेगा टी है। तो जो समझ लो यहाँ पे ओमेगा मल्टीप्लाई है ना, तो वही नंबर डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे वी एम बाय एल की जगह वी एम बाय ओमेगा एल आ जाए, वी एम बाय ओमेगा एल, तो यहाँ पे आगे माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। इतना समझ पड़ा सबको? अब मेरे को एक और चीज पता है कि मैं कॉस ओमेगा टी को कैसे लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। बट अगर अब मेरे को यहाँ पे साइन का ग्राफ वो बनाना, अब मेरे पास यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा टी, तो माइनस कॉस ओमेगा टी को कैसे लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू वी एम बाई ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब यहाँ पे ध्यान देना, मेरे से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। हमको क्या पता है कि हमारा जो रेजिस्टर में जब हमने लगाया था तो अपना करंट की वैल्यू क्या आ रही थी, वी एम बाई आर साइन ऑफ ओमेगा टी। और वोल्टेज दोनों में अपने सेम है, वोल्टेज कितनी है, वी एम साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जब मैं रजिस्टर लगा रहा हूँ तो फेज मेरा दोनों में सेम आ रहा है ओमेगा टी, बट जब मैं यहाँ पे इंडक्टर में लगाता हूँ तो मेरा फेज डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरा फेज क्या आ रहा है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टी। तो यहाँ से क्या चीज समझ पड़ रही है कि जब मैं इंडक्टर लगाता हूँ तो जो मेरा फेज डिफरेंस होता है वो पाई बाई टू का आ जाता है, और जो मेरा करंट होता है वो पाई बाई टू कम होता है, उसका जो फेज होता है पाई बाई टू कम होता है। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, पहले अपन यहाँ पे एनसीईआरटी से देख लेते हैं, एनसीईआरटी में क्या दिया गया, सेम ही दिया गया। ये डी आई बाई डी टी इक्वल टू वी आई बाई एल वी एम साइन ओमेगा टी लिख दिया हमने, वी को बाई एल कर दिया। फिर हमने क्या किया, दोनों साइड पे इंटीग्रेट करा। यहाँ से दोनों साइड पे इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, करंट इज इक्वल टू, ये देखो ओमेगा एल कर दिया माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस कॉन्स्टेंट। इतने समझ पड़ा सबको? फिर यहाँ से हमने क्या किया, हमने यही बताया है कि हम लोग माइनस कॉस ओमेगा टी को कैसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ से बस आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू। और यहाँ से अपन को क्या चलेगा, जो मेरी आई एम है उसकी वैल्यू क्या होती है, बी बाय ओमेगा एल। अब एक और चीज जो अपने भूल गए थे, जो ओमेगा एल है उसको मैं एक और चीज लिख सकता हूँ, इसको हम लोग कहते हैं एक्सएल।
और जो मेरा एक्सेल होता है वो होता है मेरा इंडक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आई एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी बाय एक्सएल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5/2। ये याद रखने का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आ गया, ये देखो यही लिखा गया इनमें। आई एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो होता है वो क्या होता है मेरा, ये होता है मेरा पीक करंट आई एम। ठीक है, यहाँ पे मैंने यही बताया कि जो मेरा करंट फेज है 5/2 बिहाइंड द वोल्टेज फेज है। ये मैंने भी तुम्हें बताया था, समझाया था ऊपर। द इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडक्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये अपन को पता है, सबको अपन ने समझाया मैंने तुम्हें। अब देखो ये वाला जो डायग्राम है अपन ये समझते हैं। अब मेरे को ये पता है कि जो मेरा ये मेरा वोल्टेज है, ठीक है, और ये मेरा करंट है। यहाँ पे क्या नोटिस कर पा रहा हूँ, जो मेरा करंट है वो वोल्टेज के साथ नहीं है, वो वोल्टेज से पाई बाई टू ये देखो, 5/2 कम है नीचे। जो मेरे पास यहाँ पे ओमेगा टी माइनस 5/2 था, उसमें क्या था, साइन ऑफ ओमेगा टी। इतना समझ पड़ा। तो अब जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो अपन ग्राफ क्या करते हैं, एक एक पॉइंट पुट कर देते हैं और फिर अपन पहले ज्वाइन कर लेंगे। तो जो मैं वी का ग्राफ है, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो पे साइन जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगी पूरी वैल्यू, तो वी की वैल्यू जीरो, जीरो आई। अब अपन देखते हैं करंट। करंट में जब मैं यहाँ पे वैल्यू जीरो पुट करूंगा टी की, तो यहाँ पे साइन ऑफ माइनस 5/2 आ जाएगा। साइन ऑफ माइनस 5/2 की वैल्यू सबको पता है -1। तो यहाँ से वोल्ट करंट की वैल्यू क्या आएगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी अपनी माइनस ऑफ वी बाई एक्सएल। और वो अपना क्या है, माइनस ऑफ वी बाई एक्सएल होता है मेरा आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई एम आ गया। इसलिए जो मेरा जब मेरा टी इक्वल टू जीरो होता है, तो जो मेरा करंट का ग्राफ बनता है वो माइनस ऑफ आई एम से शुरू होता है एकदम। अब समझ लो जब मैं पाई/2 पे जाऊंगा, तो पाई/2 पे साइन ओमेगा टी की वैल्यू साइन पाई/2, तो यहाँ पे वी एम मैक्सिमम आ जाएगा। तो यहाँ से v इज इक्वल टू वी एम आ गया, क्योंकि ये वैल्यू तो अपनी 1 हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही अब मैं करंट में देखूँ, तो करंट में मैं जब पाई/2 डालूंगा, तो पाई/2 माइनस पाई/2 कितना हो जाएगा, जीरो। साइन ऑफ जीरो, तो करंट की वैल्यू मेरी कितनी आई, करंट की वैल्यू आ जाएगी मेरी जीरो एट टी इज इक्वल टू पाई/2, एट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई/2। इतना समझ पड़ा सबको, ये यहाँ पे समझाया गया। अब अपन को क्या करना है कि अपन ने पिछले वाले केस में क्या बात करी थी, अपन ने पिछले वाले केस में बात करी थी पावर के ऊपर, इसमें भी अपन बात करें पावर के ऊपर। अपन को क्या पता है कि जो मेरा पावर होती है इज इक्वल टू होती है आई इंटू वी। ठीक है, तो मेरे पास आई की वैल्यू कितनी है, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5/2 है अपने पास ये। पर अपने पास वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ये साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5/2 को मैं एक बार के लिए कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में लिख, ठीक है, तो क्यों कर रहे हैं मन को पता चलेगा। अब उस केस में क्या हुआ था, अपने रेजिस्टर वाले केस में अपनी जो एवरेज पावर थी वो जीरो नहीं आ रही थी, क्योंकि साइन स्क्वायर का ग्राफ बन रहा था। यहाँ पे देखो क्या हो, ओमेगा टी को मैं साइन ओमेगा टी माइनस 5/2 को माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी लिख रहा हूँ इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ से कुछ क्लिक कर रहा है तुमको, क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ लो मैं ऊपर और नीचे 2 डिवाइड और 2 मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये कुछ बन रहा दिख रहा है तुम्हें, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये अपना साइन 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या बन जाएगा, एवरेज पावर जो होगी वो मेरी, वो हो जाएगी माइनस ऑफ आई एम वी एम बाई टू टू साइन ऑफ 2 ओमेगा। आ गया। अब यहाँ से एक चीज नोटिस करो, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी का जो मेरा ग्राफ होता है वो क्या होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा तो नहीं है कि हर बार पॉजिटिव रहेगा, ये वैल्यू पॉजिटिव भी होगी नेगेटिव भी होगी और इक्वली होगी। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरी एवरेज पावर होगी वो जीरो होगी, क्योंकि जितना ये ऊपर है उतना ये नीचे है। करंट देख रहे हो तुम, पावर मेरा करंट नहीं है, जितना ये ऊपर है उतना ये नीचे है, तो मेरा जो एवरेज पावर आएगी वो कितनी हो जाएगी मेरी, जीरो हो जाएगी। ये यहाँ पे दिया गया देख, यहाँ पे हमने क्या लिखा, पावर इज इक्वल टू आई, आई क्या, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5/2 इंटू वी एम साइन ओमेगा टी। हमने इसको ऐसे लिख दिया कॉस ओमेगा टी की फॉर्म में, तो यहाँ से साइन 2 ओमेगा टी बना दिया इसका।
कितना समझ पड़ा? फिर देखो हमने जब एवरेज पावर ली, एवरेज लेंगे तो आई एम वी एम बाई टू साइन ऑफ टू ओमेगा टी, इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 0। ये अपने करा था, ये देखो समझ पड़ा है सबको? तो मेरा जो रजिस्टर है उसके केस में एवरेज पावर 0 नहीं है, बट इसके केस में मेरी जो एवरेज पावर आती है वो मेरी 0 आती है। ठीक है, इजी था ये। अब चलो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे अपन पहले क्वेश्चन करते हैं 1.2। क्वेश्चन में अपन को क्या दिया है? क्योर इंडक्टर, इसका अपन को क्या दिया है? एल दिया है 25 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, और अपन को क्या दिया गया है? अपन को दिया गया है कि मेरी जो वोल्ट है इज इक्वल टू 220 वोल्ट। ठीक है, और अपन को क्या दिया है? और अपन को दिया है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्स। ठीक है, तो यहां से जो मेरा एक्सेल है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल। एल की वैल्यू कितनी है अपने? 25 इंटू 10⁻⁻3। एक चीज याद रखो गाइस, जो मेरा ओमेगा होता है उसके दो फॉर्मूला होते हैं। एक होता है 2 पाई बाई टी, और यही अपन 1/t को क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से एक्सेल की वैल्यू आ गई अपने पास, ये आ जाएगी। इसको जो सॉल्व करेंगे तो जो मेरी एक्सेल है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7.85 ओम। कितना समझ पड़ा? अब मेरे को निकालना क्या है? मेरे को निकालना है, एक तो इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालनी थी और एक अपन को निकालना था आरएमएस करंट। ये आ गई अपनी इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब अपन निकालेंगे आरएमएस करंट। आई आरएमएस क्या होगा मेरा? वी आरएमएस बाय एक्सेल। एक चीज हमेशा याद रखना गाइस, जो अपन को ये दिया गया 220 वोल्ट, ये मेरी पीक करंट नहीं होता, ये मेरा आरएमएस करंट होता है। तो यहाँ से जब मैं आई आर एम एस निकालूंगा तो जो मेरी आई आर एम एस की वैल्यू होगी वो होगी 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय एक्सेल। एक्सेल की वैल्यू कितनी है अपनी? 7.85। यहाँ से मेरे पास करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आरएमएस, आरएमएस की वैल्यू आ जाएगी 28 एम्पियर। पढ़ा समझ सबको? बहुत इजी था ये, एकदम। अब अपन पढ़ेंगे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर के केस में अपन को पता है, कैपेसिटर के केस में अपन को क्या पता है? कैपेसिटर के केस में अपन को पता है कि V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? और एक और चीज याद रखो, करो कि अपन को एक चीज पता है कि जो मेरा करंट होता था वो होता था मेरा डी क्यू बाई डी टी। क्यू क्या है मेरा? चार्ज। ठीक है, डी क्यू बाई डी टी। तो अपन को क्या करना है? यहाँ पे अपन को करंट के फॉर्म में कुछ बनाना है। तो मैं क्या करूंगा? V इंटू सी इज इक्वल टू क्यू आ गया। अब मैं अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो यहाँ पे करंट बन जाएगा मेरा। तो मैं क्या करूंगा? डी बाई डी टी इंटू ये अपना वी क्या है? अपनी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। ठीक है, तो वी की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी। ठीक है, अब यहाँ से जब मैं साइन ओमेगा टी डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा वी एम इंटू सी इंटू साइन ओमेगा टी का होता है कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा इज इक्वल टू करंट। तो यहाँ से क्या बनना है? वी एम बाय, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/ओमेगा सी, ये ऊपर चला जाएगा तो ये ऐसे बन जाता, इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू आई। इतना समझ पड़ा? अपन ने क्या किया यहाँ पे? डिफरेंशिएट किया, बस एकदम इजी था। नॉर्मल डिफरेंशिएशन वो सब है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है? जो मेरा करंट है ये दो, तो जो मैं, अब मैं इस वी एम बाई आई 1/ओमेगा सी है, अब मैं 1/ओमेगा सी को कुछ कह देता हूँ। मैंने 1/ओमेगा सी को कह दिया इक्वल टू एक्स सी। ठीक है, और एक्स सी मेरा क्या है? एक्स सी होता है मेरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है? फॉर्मूला बन रहा है मेरा वी एम बाई एक्स सी कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू आई। तो मैं कहता हूँ कि मैं कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी के फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? वी एम बाई एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू, आगे मेरे पास करंट। तो यहाँ से मेरे को क्या चल रहा है? वहां पे मेरा क्या आया था? मेरा इंडक्टर के केस में क्या है? साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यहाँ पे क्या है? प्लस पाई बाई टू।
तो मैं क्या कह सकता हूँ, समझ लो अगर ये मेरा वोल्टेज है तो जो मेरा करंट है वो पाई बाई टू आगे है, क्योंकि मेरा वोल्टेज क्या था, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इसका देखो ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, तो जो मेरा फेज डिफरेंस है पाई बाई टू का, और मेरा करंट आगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को क्या याद रखना है कि जो मेरा कैपेसिटर होता है उसके केस में जो मेरा करंट होता है, उस वो जो होता है उसका जो फेज होता है वो आगे होता है वोल्टेज से। और जो मेरा इंडक्टर होता है क्या, उसमें क्या होता है, जो मेरा करंट होता है उसका जो फेज होता है वो कम होता है। ठीक है, वोल्टेज। इतना समझ पड़ा सब? ये अपन देख लेते हैं तुमको एनसीईआरटी में क्या बताया। अपने पास क्या है, V इज इक्वल टू V बाई सी, किरचॉफ लॉ लगाया इन लोगों ने, तो वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो यहाँ से मेरे पास करंट की वैल्यू, अपन को पता है करंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। तो अपन ने यहाँ पे देखा, अपन ने यहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट कर दी बस। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, ओमेगा सी बी एम कॉस ओमेगा टी। बड़ा सब कुछ समझिए, देखो वही लिखा गया इनमें भी, विन ने कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू। तो यहाँ से बस आई की वैल्यू क्या आ रही है, आई एम की वैल्यू क्या आती है, वी एम बाई एक्स सी। यही मेरी आई, उसके इंडक्टर के केस में क्या आई थी, आई एम की वैल्यू क्या आई थी, याद करो गाइस। इंडक्टर के केस में मेरी आई थी वी एम बाई एक्स एम। तो वही मेरी रजिस्टर के केस में आई एम इज इक्वल टू वी एम बाय आर। याद है? यहाँ अब मेरे को यहाँ पे पता है एक्स सी की जो वैल्यू होती है वन बाय ओमेगा सी, एक्स एल की वैल्यू ओमेगा इंटू एल। जो यहाँ पे इनने एक्स सी के उसमें टर्म में लिख दिया, उसको वन बाय ओमेगा सी को एक्स लिख दिया, वन बाय ओमेगा, यही सब समझाया मैंने अभी। इतना समझ पड़ा सबको? अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली है, वो क्या है कि हमारा इसमें क्या हो रहा है, कि जो मेरा फेज था, यहाँ पे जो मेरा फेज है उसमें पता है, अगर ये मेरा वोल्टेज है तो ये मेरा करंट है। इतना बड़ा सबको समझ, ये यहाँ पे दिया गया है। और वही जब हम लोग ऐसे t इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू पाई बाई टू ऐसे पुट करेंगे तो अपना जो ग्राफ है वो ऐसा सा बन जाएगा। ये लो, यहाँ पे दिया गया है पूरा ग्राफ। टी इज इक्वल टू जीरो पुट करना, टी इज इक्वल टू पाई बाई टू पुट करके देखना, तुम्हें सबको समझ पड़ेगा ग्राफ कैसे पुट हो रहा है। ठीक है, इतना समझ पड़ा सबको? अब यहाँ पे जब हमने हर बार क्या करते थे, हम हर बार एवरेज पावर की बात करते हैं, तो इस केस में भी बात करें एवरेज पावर। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एवरेज पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है, पहले पता है अपन को वी एम साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू आई एम कॉस ओमेगा टी। ऊपर और नीचे मैंने टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो वी एम आई एम बाई टू इंटू टू साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ टू ओमेगा टी। तो वी एम इंटू आई एम बाई टू इंटू साइन ऑफ टू ओमेगा टी। तो मेरे को पता है साइन ऑफ टू ओमेगा टी का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो मेरे को पता है जितना ये ऊपर है उतना ये नीचे भी है, तो जो मेरा वो होगा एवरेज पावर, तो कितनी आ जाएगी मेरे को, जीरो। देखो ना, एक टाइम पीरियड में जितना ये ऊपर है ग्राफ उतना ये नीचे भी है, जब मैं एवरेज लूंगा मेरा जीरो आ जाएगा। पढ़ा सबको समझ? ये यहाँ पे दिया गया देख, इनने इसको ऐसे लिख दिया इस फॉर्म में, फिर डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू करके यहाँ पे साइन ऑफ टू ओमेगा टी कर दिया। और जब हम लोग एवरेज लेंगे तो ये सारा कांस्टेंट है, इसका एवरेज लेंगे तो क्या होगा, जीरो। ओवर कंप्लीट साइकिल इसका एवरेज होता है जीरो। और अपन को यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या बताया, जो मेरा करंट होता है वो मेरा पाई बाई टू आगे, ये जो मेरा करंट होता है वो पाई बाई टू आगे। तो इतना बड़ा सबको समझ। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7.4। ठीक है, एग्जाम्पल 7.4 में अपन को क्या दिया गया है, अपन को दिया है कि जो मेरी वोल्टेज है वी आर एम एस, वो अपन को दिए 220, अपन को फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, और अपन को कैपेसिटर दिया है 3 × 10⁻⁻, कैपेसिटेंस इतने दिया था। ठीक है, अब अपन को क्या पूछा है, अपन को पूछा गया है कि फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या था अपने, वन बाय ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू अपन को पता है, वन बाय टू इंटू पाई इंटू
फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी है 15 इंटू 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करो और यहाँ से अपने आंसर कितना आ जाएगा 212 ओम। एक्स की वैल्यू आ गई, एक पार्ट हो गया अपने सॉल्व। अब अपन को बोला गया है कि मुझे कैपेसिटिव रिएक्टेंस अंदर करंट करंट की अपन को आरएमएस और ओ वैल्यूज पूछी। अपने पास वी आर एम एस है, तो वी आर एम एस डिवाइडेड बाई एक्स सी इज इक्वल टू आई आर एम एस। तो आई आर एम एस कितना आ जाएगा मेरे पास 220 वॉट डिवाइडेड बाई 212, तो यहाँ से आ जाएगा 1.04 एम्पीयर। कितना पड़ा सबको समझ, यही दिया गया अपन को गाइस। अब अपन को अगर निकालना है पीक करंट, तो पीक करंट की वैल्यू आती है आई एम इज इक्वल टू √2 इंटू आई √2 ना 1.414 इंटू 1.04। तो यहाँ से पर जो करंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो आ जाएगी 1.47। सबको समझ पड़ गया इतना, इजी था एकदम। अब उनको पूछा गया है कि अगर मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को क्या होगा। अपने उसको पता है कि जो मेरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1/ω c होता है, और मैंने ओमेगा सी की वैल्यू बताई, ओमेगा की वैल्यू कहते हैं 1.25। फ्रीक्वेंसी इंटू फ्रीक्वेंसी को अगर डबल कर दिया तो मेरा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू अपनी हाफ हो जाएगी। इतना बड़ा सबको समझ, यही यहाँ पे दिया है, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज हाफ if the current is double। ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं अपन। A light bulb and an open coil inductor are connected to the AC source। The switch is closed and after some time an iron rod is inserted into the interior of the inductor। The glow of the light will increases, decreases or is unchanged as the iron rod is inserted। Give your answer with reason। देखो guys क्या होता है, जब मैं आयरन रॉड अंदर डालूंगा तो क्या होगा कि जो मेरा मैग्नेटिज्म है वो बढ़ेगा, और मेरा क्या होगा, जो मेरा इंडक्टेंस है वो मेरी कम हो जाएगी। अब मेरी इंडक्टेंस कम होगी, मेरी एक्सेल की वैल्यू डिक्रीज होगी। एक्सेल की वैल्यू डिक्रीज हुई तो जो मेरा करंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, सॉरी जब मैं करंट को डालता हूँ तो जो मेरा इंडक्टेंस होता है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। अब मेरी इंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, मेरा एक्सेल है उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज हुई तो इसमें बस क्या आएगा, वी बाय एक्सेल है। एक्सेल की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो जो मेरा करंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होगी। और अगर मेरी करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो मेरा जो ग्लो ऑफ बल्ब है वो क्या होगा, वो मेरा डिक्रीज। यही यहाँ पे लिखा। As the iron rod is inserted, the magnetic field inside the coil magnetizes the iron, increasing the magnetic field inside it. Hence, the inductance of the coil increases. Consequently, the inductive reactance of the coil increases. As a result, a larger fraction of the applied AC voltage appears across the inductor, leaving less voltage across the bulb. Therefore, the glow of the bulb light bulb decreases. इतना पड़ गया सबको समझ। अब अपन बात करेंगे, अगर समझ लो मैंने एसी वोल्टेज लगा दिए एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर मेरे पास रिएक्टेंस रेजिस्टर भी हो, मेरे पास कैपेसिटर भी हो और मेरे पास इंडक्टर भी हो। तो यहाँ पे मेरा एक ऑल्टरनेटिंग होता है। तो मेरे को क्या पता है, अगर समझ लो ऐसा है तो मेरे पास V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल डी आई बाई डी टी इंडक्टर की वजह से, प्लस आई आर प्लस क्यू बाई सी, ये अपन को पता है तीनों की वजह से आया। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरा ये यहाँ पे पहले ने यही दिया, किरचॉफ लॉ लगाया अपन ने, तो V माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर प्लस माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। सब उधर लेके जाएंगे तो ये अपना ये हो जाएगा, ये अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। कितना बड़ा सबको समझ। अब देखो यहाँ पे लोग क्या समझाना चाह रहे हैं कि अब मेरे पास ये है। अब एक बंदा क्या कहेगा कि अपने पास ये मेरा क्या होता है, इसको मैं कह रहा हूँ, पहले लोग कह रहे हैं वी आई होता है, ये होता है अपना वी आर और ये होता है वी सी। ठीक है, कितना याद रखना। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को पता है कि अगर ये मेरा वी आर है, ठीक है, तो मेरे को पता है जो मेरा कैपेसिटर होता था उसमें जो मेरी वोल्टेज होती थी उसका जो फेज होता था वो करंट के फेज से कम होता था, कितना पाई बाई 2।
तो यहाँ पे जो मेरा वोल्टेज है उसका जो स्वीप करंट और इसकी जो वो थी डायरेक्शन सेम होती थी, तो ये मैं मान रहा हूँ कि करंट की डायरेक्शन ये है। तो मेरे को पता है जो मेरा कैपेसिटर होता है उसमें वोल्टेज का फेज कम होता था पाई बाई, तो ये आ जाएगा मेरा वीसी और ये आ जाएगा मेरा वीएल, कि वीएल में मेरा ज्यादा होता है पाई बाई। अब नॉर्मल हम लोग क्या सोचते हैं कि अपन सीधा ऐड कर देंगे, बट यहाँ पे ऐड नहीं होगा, ये वेक्टर है। वेक्टर में क्या होता है, अपन को पूरा वो लेना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। वेक्टर एडिशन कैसे होगा, मैं मान के चलता हूँ कि जो मेरा वीसी है वो बड़ा है, ठीक है, ये मान लिया हमने ने, ऐसे मतलब वो एज्यूम कर रहा हूँ कि वीसी मेरा बड़ा है, तो मैं ये कह सकता हूँ वी एम का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एम का होल स्क्वायर। इतना समझ पड़ा था एक तो। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ये वेक्टर सम निकाला, ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा वैल्यू, ये जो मेरे को वैल्यूज है ना, आई एम आर, आई एम एक्स सी, आई एम इंटू एक्सएल, ये वाली जो वैल्यूज है अपनी, ये वाली अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये अपन ने सब ऊपर निकाली हुई, याद होगा तुम्हें। अपन क्या लिखते थे, आई इक्वल टू वी बाय आर वी बाय ओ, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, अपन यहाँ पे जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आई एम इंटू आर स्क्वायर प्लस आई एम इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर, एक्स माइन नहीं ऐसे नहीं लिखिए, अपन अपन लिखेंगे एक्स एल आउट। तो यहाँ से अपन क्या आ जाएगा, अपने यहाँ से अपन आई एम का होल स्क्वायर कॉमन ले ले, तो आई एम का होल स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देने का, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। तो यहाँ से मैं करंट को क्या लिख सकता हूँ, करंट इज इक्वल टू बी एम बाई आर, बी एम कहते हैं वोल्टेज का स्क्वायर होगा, ठीक है, बी बी स्क्वायर जो है, तो बी एम का स्क्वायर, जब हम लोग यहाँ पे आई को ये वाला जितना सारा पार्ट है ना जो अपने यहाँ पे चाहिए थे, ये वाला सारा पार्ट अपन डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और अंडर रूट ले रहे हैं, तो हम लोग स्क्वायर रूट ले रहे हैं दोनों से, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक है। और मैं क्या कहता हूँ कि जो मेरा ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर है, इसको मैं कहूंगा इम्पिडेंस। जो मेरा जेड होता है इम्पिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, इसको याद रखना। इम्पिडेंस इज इक्वल टू, स्पेलिंग देख लेना एक बार, शायद से किया है, इम्पिडेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना समझ पड़ा है सबको, ये देखो यहाँ पे भी ने सब कुछ सेम, हमने देखो वेक्टर बनाया और वैसे ही करा जैसे अपन ने किया था। यहाँ से प्लस क्या आ जाएगा, ये देखो बी एम बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ये सब कुछ समझाया मैंने तुम्हें, यहाँ पे जो भी लिखा है सब कुछ मैंने तुम्हें समझा दिया। तो यहाँ से अपने हमने एक नया इंट्रोड्यूस किया था, जेड, जेड क्या है मेरा, ये बताया मैंने तुम्हें। अब अपन बात करते हैं जो फेज डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। समझ लो ये आया मेरे पास आर है, ठीक है, मैं वी आर की जगह पे आर, और ये आया था मेरा रिजल्टेंट। अब मैं मान रहा हूँ कि जो मेरा वो है, ये है मेरा एक्सएल माइनस एक्सी माइनस एक्सएल, और ये आया था मेरा रिजल्टेंट, बी में रिजल्टेंट मान, ठीक है। और ये जो है वो है मेरा फेज डिफरेंस फाइव। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ, समझो मैं एक ट्राइंगल बना लूँ, ठीक है, और ये अपना जेड होगा, रिजल्टेंट में अपन जेड, तो ये मेरा जेड है, ये मेरा है एक्सएल माइनस एक्सी, और ये आ गया मेरे पास आर, ठीक है। तो यहाँ और ये मेरा क्या है, फेज डिफरेंस। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा tan फाई है, tan फाई की क्या वैल्यू होगी, दिस बाय दिस एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो यहाँ से बस क्या समझ पड़ता है, जो मेरा फेज डिफरेंस आता है वो आता है मेरा एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, और वो डिपेंडेंट होता है एक्सएल एक्सी और आर की वैल्यूज के ऊपर। इतना समझ पड़ा सबको। तो मैं क्या, अब यहाँ पे देखो ये इनमें यहाँ पे बताया एक्सी माइनस एक्सी बाय आर, इट्स राइट एंगल ट्रायंगल विद जेड एज इट हाइपोटेन्यूज, ये अपना हाइपोटेन्यूज आएगा। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मेरा एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल है,
अगर मेरा एक्सी जो है वो मेरा ग्रेटर देन एक्सएल है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि मैंने मान लिया था कि मेरा, मैं कहता यहाँ पे एक्सी माइनस एक्सएल होगा, एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है, एक्सी माइनस एक्सएल। तो जब मैं यहाँ पे बोलूंगा, अगर मेरा एक्सी या फिर मेरा, हाँ एक्सी अगर मेरा बड़ा है, तो मेरा जो tan फाइव होगी उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो मतलब जो मेरा फाइव होगा वो पॉजिटिव होगा। यही अगर मेरा एक्सेल बड़ा हो जाए तो मेरा जो फाइव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ये देखो ये दिया गया, अगर x is greater than xl then phi is positive and the circuit is predominantly capacitive. Consequently the current in the circuit leads to the source voltage. अगर मेरा xl बड़ा है तो phi is negative and the circuit is predominantly inductive and the consequently current in the circuit lags the source voltage. पढ़ेगा समझ सकते हैं, वही बताइए कि अगर मेरा phi पॉजिटिव होगा तो मेरा जो वो है वो करंट है वोल्टेज से बड़ा होगा, मतलब उस पर वो लैग नहीं कर, वो लीड करेगा वोल्टेज, मतलब जो मेरा करंट होगा वो पॉजिटिव है, मतलब ये मेरा अगर वोल्टेज है तो ये मेरा करंट है ऊपर के, बट यही अगर कल से मतलब मेरा कैपेसिटर छोटा हो जाए तो मेरा क्या होगा, ऐसे होगा। पड़ गया सब कुछ हमें, ये यहाँ पे दिया गया। अब अपन क्या है, जब हम लोग यही अगर चीजों में ग्राफ बनाएंगे अपने, अपन लोग समझ में से ग्राफ बनाएंगे, तो जब हम लोग एक एक करके वैल्यूज पुट करनी शुरू करेंगे ना, तब हम लोग क्या देखेंगे कि जो मेरा वोल्टेज का ग्राफ है और जो मेरा यहाँ पे करंट का ग्राफ बन रहा है, इसकी जो पीक वैल्यूज के बीच में जो गैप है ये मेरा फेज डिफरेंस, और जो ये मेरा फेज डिफरेंस है इसकी वैल्यू क्या है, tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल बाय, कितना समझ पड़ा सबको, एकदम इजी चीज है ये, सबको समझ पड़ गया होगा ये सब वही बताया गया है, इनिशियल कंडीशन, एक फेज डिफरेंस अपना ग्राफ आ गया, कितना समझ पड़ा, ये जो पीके कम क्यों होती है ये भी मैंने आज समझाया था तुम्हें। तो आज अपन इधर तक ही करेंगे, जो अपना रेजोनेंस था वो है वो अपन अगले लेक्चर में, ठीक है गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, थैंक यू।